वेलकम बैक स्टूडेंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फर्स्ट ईयर की क्लास में हैं, उसी स्टेशियोमेट्री के चैप्टर को डिस्कस करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लास्ट टॉपिक ऑफ द स्टेशियोमेट्री, दैट इज़ थ्योरेटिकल यील्ड एंड एक्चुअल यील्ड एंड आल्सो जो है परसेंट यील्ड। इसके बारे में इसका जिक्र करेंगे, इसका कॉन्सेप्ट सीखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट टॉपिक है स्टेशियोमेट्री का आपके कोर्स का, दैट थ्योरेटिकल यील्ड क्या होगा, एक्चुअल यील्ड क्या होगा या फिर परसेंट यील्ड क्या होता है। तो सबसे पहले याद रखें स्टूडेंट, व्हाट इज मीन बाय यील्ड। यील्ड बेसिकली किसे कहते हैं? तो यील्ड का मतलब होता है प्रोडक्ट। यील्ड का मतलब होता है प्रोडक्ट। इससे पहले आप लोगों ने लेक्चर नंबर 8 में डिस्कस किया था दैट द रिएजेंट, द कॉन्सेप्ट ऑफ रिएजेंट, जिसमें आप लोगों ने एक्सिस रिएजेंट डिस्कस किया था या फिर लिमिटिंग रिएजेंट डिस्कस किया था। यहाँ पे अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं थ्योरेटिकल यील्ड को और साथ ही साथ एक्चुअल यील्ड को, और फिर यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे दैट इज बेसिकली विद रिस्पेक्ट टू द परसेंट यील्ड। अब यहाँ पे इसका जो जिक्र कर रहे हैं दैट द वन इज reagent, the other is yield। तो आप लोगों को मैंने यहाँ पे जो डिस्कस करवाया था वो एक रिएक्शन था, एक सिंपल सा रिएक्शन है that whenever A plus B combines together they form what? They form C plus D as a product। C plus D as a product। तो हमने यहाँ पे जो डिस्कशन जो किया हुआ था, हमने इस साइड को डिस्कस किया था इससे पहले टॉपिक में एक्सिस एंड लिमिटिंग में। हमने ये डिस्कस किया था कि इन ए और बी में से एक लिमिटिंग होगा और एक यहाँ पे एक्सिस होगा, वो आपको जो है वहां पे डिस्कस करवाया गया है। अब यहाँ पे इक्वलिटी के साइड पे हम जो डिस्कस करें बैलेंस केमिकल इक्वेशन में सी और डी को, यानी प्रोडक्ट के साइड को। तो इस टॉपिक में हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट साइड को डिस्कस करते हैं, यानी ये जो प्रोडक्ट होता है ये बाज़ औक़ात हमारे पास एक्चुअल होगा या बाज़ औक़ात हमारे पास रियल होगा। अब यहाँ पे एक्चुअल यील्ड, इसको आप लोग और भी नाम दे सकते हो। एक्चुअल यील्ड is also called as practical yield। प्रैक्टिकल यील्ड बाज़ औक़ात आप लोगों के लिए जो है यहाँ पे वर्ड यूज किया जाएगा एक्चुअल यील्ड की जगह प्रैक्टिकल यील्ड, तो ये भी जो है इससे मुराद क्या होगा? एक्चुअल होगा। यानी मकसद ये है कि प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस में, फॉर एग्जांपल लेट सपोज, आपको मैं जरा डायग्रामेटिकली शो करवा रहा हूँ। लेट सपोज वी हैव ए बीकर जस्ट लाइक दिस वन, और इस बीकर में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं कि कोई प्रोडक्ट बनेगा, ठीक। अब लेट सपोज आपसे मैंने कहा फॉर एग्जांपल कि आप लोग ले लें HCl plus NaOH according to neutralization reaction, when these two combines together they form what? They form NaCl plus water। NaCl plus water, ठीक। अब अगर आप लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हो विद रिस्पेक्ट टू द यील्ड और द प्रोडक्ट, तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं इंटरेस्टेड हूँ NaCl में। लेट सपोज मैं इंटरेस्टेड हूँ NaCl में, सोडियम क्लोराइड में, कि सोडियम क्लोराइड का कितना प्रोडक्ट बनेगा, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे थ्योरेटिकली जो डिस्कस करने जा रहे हैं, तो आपको मालूम है कि HCl अगर 1 मोल है तो इसका मास कितना होगा? 36.5 ग्राम। इसका मास होगा 36.5 ग्राम। इसी तरीके से अगर ये NaOH है तो यहाँ पे क्या होगा? कितना होगा? 40 ग्राम। 40 ग्राम होगा। मकसद ये है अकॉर्डिंग टू इट्स मोलर रेशो कि अगर हम लोग यहाँ पे 1 मोल ऑफ HCl लेते हैं और 1 मोल ऑफ NaOH लेते हैं, यानी 36.5 ग्राम का HCl लेते हैं और 40 ग्राम का NaOH लेते हैं, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनता है NaCl का? 1 मोल, और इसका 1 मोल कितने के बराबर है? 58.5 ग्राम। बिकॉज सोडियम का 23 है, क्लोरीन का 35.5, दोनों को ऐड करेंगे यू विल गेट दिस वन। अब इतना प्रोडक्ट बनता है, कितना प्रोडक्ट बनेगा? इतना प्रोडक्ट बन सकता है। सो वो प्रोडक्ट जिसको हम लोग बैलेंस केमिकल इक्वेशन से मालूम कर सकते हैं, यहाँ पे या थ्योरेटिकली पेज के ऊपर या पेपर के ऊपर या व्हाइट बोर्ड के ऊपर उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, सो वो प्रोडक्ट फिर कहलाता है थ्योरेटिकल यील्ड। दिस विल बी टर्म्ड एज थ्योरेटिकल yield. This is the concept of theoretical yield. What is mean by theoretical yield? Theoretical mean the amount of product formed or the amount of product formed when we calculate that amount of product from the balanced chemical equation. That amount of product is called as theoretical yield।
अगर इसको यहाँ पे डिफाइन करें तो सबसे पहले डिफिनेशन क्या होगा थ्योरेटिकल यील्ड का, थ्योरेटिकल यील्ड। सो देखें द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट calculated from the balanced chemical equation is called as theoretical yield, is called as theoretical yield। ये क्या कहलाएगा थ्योरेटिकल यील्ड कहलाएगा, यानी वो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जिसको आप लोग कैलकुलेट कर सकते। जिस तरह हमने यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिया हुआ है, हमने क्या किया यहाँ पे कुछ अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को कैलकुलेट किया है, कहाँ से बैलेंस केमिकल इक्वेशन से। ये हमने कोई प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस अभी तक नहीं किया, सिर्फ एक इक्वेशन के थ्रू हमने डिस्कस किया कि इतना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट पॉसिबल है कि बन जाए, दैट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज थ्योरेटिकल यील्ड। अब आपने ये कैलकुलेट किया कहाँ से थ्योरेटिकली, ठीक। अब आप क्या कर रहे हो, चलिए जी लैब में चले जाते हैं, लैब चले जाते हैं केमिस्ट्री लैब, वहां पे ये डिस्कस करते हैं। आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया था 36.5 ग्राम HCl लेंगे, 40 ग्राम NaOH लेंगे, इतना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट सोडियम क्लोराइड का बनेगा, ठीक। अब देखो, अब यहाँ पे आपने क्या किया, आप लोगों ने फॉर एग्जांपल 40 ग्राम का NaOH लिया, 40 ग्राम NaOH आप लोगों ने इसमें डाला, ठीक। ये यहाँ पे आप लोगों ने इसको ऐड किया हुआ है, साथ ही साथ यहाँ पे आप लोगों ने ऐड किया है HCl को भी, ठीक। HCl कितना ऐड करेंगे 36.5 ग्राम, 36.5 ग्राम। अब आपने यहाँ पे प्रैक्टिकली क्या हुआ, यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे हैं, इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे हैं, यानी जो है 40 ग्राम का NaOH और 36.5 ग्राम का HCl दोनों को ऐड कर रहे हैं, ठीक। आपके पास लेट सपोज मैं कहता हूं कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है फॉर एग्जांपल वो बन रहा है 55 ग्राम NaCl, कितना बन रहा है 55 ग्राम। ये मैं सिर्फ आपको सपोज वैल्यू, किस चीज के ऊपर, ये आपके एक्सपेरिमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक। बास के पास जो है वो 55 बनेगा, बास के पास 57 बनेगा। आप सब सारे स्टूडेंट्स को परफॉर्म करेंगे, हर एक के पास अलग अलग एक प्रोडक्ट बन जाएगा, वो सब लेके आएंगे सर जो है यहाँ पे हमारे पास इतना प्रोडक्ट बना या इतना प्रोडक्ट बना। ये आप लोग प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन कर रहे हो, ठीक। सो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के थ्रू जो प्रोडक्ट बन रहा है, जो प्रोडक्ट बन रहा है, दैट इज कॉल्ड एज एक्चुअल यील्ड, दैट इज कॉल्ड एज एक्चुअल यील्ड, और दैट इज कॉल्ड एज प्रैक्टिकल यील्ड, प्रैक्टिकल यील्ड। ये क्या कहलाएगा, ये एक्चुअल यील्ड या फिर प्रैक्टिकल यील्ड कहलाएगा। अब अगर यहां पे इसको डिफाइन करने चले तो इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, चलिए जी एक्चुअल यील्ड को डिफाइन करते हैं। पहले कॉन्सेप्ट सीखते हैं, फिर उसके बाद हम खुद इसका डिफिनेशन निकालते हैं अपने अल्फाज में। द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, द अमाउंट, ये वाला प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड, बन रहा है, जो बनता है, फॉर्म्ड और ऑब्टेन्ड, चलिए फॉर्म की जगह यहां पे लेते हैं, हम ऑब्टेन्ड हासिल कर रहे हैं, ऑब्टेन्ड फ्रॉम द practical work is called actual yield, is called as actual yield। तो याद रखें ये क्या कहलाएगा, एक्चुअल यील्ड कहलाता है, यानी वो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जिसको हमने हासिल किया, कहां से, प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट से, केमिकल रिएक्शन से, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है एक्चुअल यील्ड। याद रखें स्टूडेंट, रिमेंबर दैट, नोट के लिए एक पॉइंट है, actual yield is always less than the theoretical yield। ये अपने साथ नोट करना है आप लोगों ने, ठीक।
कि आपके पास जो एक्चुअल यील्ड होगा, जो प्रैक्टिकल यील्ड होगा, वो हमेशा के लिए कम होगा फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटल, फ्रॉम द, यहाँ पे जो है आपके पास क्या है, दिस थ्योरेटिकल यील्ड, दिस एक्चुअल यील्ड इज आल्सो कॉल्ड एज एक्सपेरिमेंटल यील्ड। ये अपने साथ नोट करें, इसको और क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंटल यील्ड भी कहते हैं। एक्चुअल यील्ड, प्रैक्टिकल यील्ड या एक्सपेरिमेंटल यील्ड, ये तीनों इसके नाम है, अपने साथ नोट करेंगे। ठीक, अब याद रखें दैट दिस एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज 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 लेस देन द थ्योरेटिकल यील्ड। कभी भी ऐसे नहीं हो सकता कि ये जो थ्योरेटिकल यील्ड है ये कम हो जाए फ्रॉम द एक्चुअल यील्ड। ठीक, फॉर एग्जांपल आपको मैं एक एमसीक्यू समझाता हूं। द क्वेश्चन इज, the theoretical yield is always less than the actual yield in the dash reaction। ये आपको मैंने एक एग्जांपल के थ्रू समझाने, एक एमसीक्यू है। फॉर एग्जांपल ऑप्शन ए यहाँ पे जो है वो है रिवर्सिबल रिएक्शन, ऑप्शन बी यहाँ पे है इरिवर्सिबल रिएक्शन, ऑप्शन सी यहाँ पे है बोथ, या ऑप्शन डी यहाँ पे है द गिवन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। The given statement is incorrect। तो आपका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, बिकॉज द गिवन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब गिवन स्टेटमेंट क्यों इनकरेक्ट है, देखो जरा, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है दैट थ्योरेटिकल यील्ड इज ऑलवेज लेस देन द एक्चुअल यील्ड। तो हमने ये डिस्कस किया था दैट एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज लेस देन द थ्योरेटिकल यील्ड। ठीक, तो अक्सर इसमें से इस किस्म का जो एमसीक्यू वो बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक, तो आपको ये याद रखना है कि थ्योरेटिकल जो है वो हमेशा के लिए ज्यादा होता है और एक्चुअल जो है वो हमेशा के लिए कम होता है। ठीक, ये अपने साथ नोट करेंगे। अब ये देखना है कि लेट्स सपोज बाज स्टूडेंट के पास 55 ग्राम बना हुआ होगा, बाज के पास 56 बना हुआ होगा, बाज के पास 40 ग्राम बना हुआ होगा। ठीक, तो आप वो रिजल्ट लेके आओगे कि सर हमारे पास इतना प्रोडक्ट बना, बाज एक के पास जो है वो एक प्रोडक्ट बना होगा, बी के पास दूसरा, सी के पास तीसरा। तो अब हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं कि नहीं। ठीक, तो ये डिपेंड करेगा, उसके लिए हम लोग निकालते हैं परसेंट यील्ड। क्या निकालते हैं, परसेंट यील्ड निकालते हैं। अब वो परसेंट यील्ड क्या होता है। ठीक, परसेंट यील्ड के लिए फॉर्मूला ये है दैट परसेंट यील्ड इज इक्वल टू, हमेशा के लिए एक्चुअल कम होगा तो आप लोग क्या कर लो, एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय theoretical yield multiplied by 100। This is the formula that how we can find out the percent yield। ठीक, परसेंट यील्ड क्या है, अभी जहन में बहुत सारी बातें हैं लेकिन टाइम हमारे पास शॉर्ट होता है। मैं ये अभी जो है वो ऐसे करना है कि आपके लिए शॉर्ट से लेक्चर वो जो है वो यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ, इस वजह से मैं ज़्यादा चीज़ें जो है वो स्किप कर रहा हूँ। जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही चीज़ें आपको बता रहा हूँ, बहुत बड़ी बड़ी बातें। Percent yield is equal to actual yield divided by theoretical yield multiplied by 100। This is the formula for that how we can find out the percent yield। अब अगर percent yield याद रखिए स्टूडेंट्स, आपने मालूम किया कि अगर percent yield वो बराबर हो या 90% से इबव हो, या तो बराबर हो या फिर 90% से इबव हो, ज्यादा हो, तो उस केस में आप लोग क्या करेंगे, यहां पे कहेंगे द एक्सपेरिमेंट इज एक्सीलेंट। एक्सपेरिमेंट इज एक्सीलेंट, ये एक्सेप्टेबल भी है और एक्सीलेंट भी, अच्छे एक्सपेरिमेंट इस बंदे ने किया हुआ है। अगर परसेंट यील्ड वो 80 to 90% के बीच आ जाए, ठीक, 80 to 90% के बीच आ जाए, तो तब क्या होगा, तब ये एक्सपेरिमेंट होगा एक्सेप्टेबल। तब क्या होगा, एक्सपेरिमेंट होगा एक्सेप्टेबल।
लेकिन अगर आपके पास परसेंट यील्ड वो लेस देन 80% आ जाए, यानी लेस देन 80% आ जाए, तो उस केस में याद रखें तब आपके पास होगा नॉट एक्सेप्टेबल। वी कैन नॉट एक्सेप्ट दिस टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट, जिसके लिए क्या हो, इसके लिए यहाँ पे परसेंट यील्ड आपके पास वो जो है वो लेस देन 80% आ जाए। ठीक, अब यहाँ पे याद रखें कि ये परसेंट यील्ड जो हम लोग मालूम कर रहे हैं, ठीक, ये जो एक्चुअल यील्ड है ये क्यों कम आ रहा है फ्रॉम द थ्योरेटिकल यील्ड, बिकॉज हमने डिस्कस किया कि एक्चुअल यील्ड कम आता है फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटल यील्ड, फ्रॉम द थ्योरेटिकल यील्ड। क्यों कम आता है, उसके लिए रीजन ये है कि हमारे पास यहाँ पे हो सकते हैं एरर। ठीक, इसका जो रीजन है वो यहाँ पे है, एरर्स हो सकते हैं, गलतियां हमसे हो सकती हैं। यानी फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास ये पॉसिबल नहीं है, फॉर एग्जांपल आप लोग जो वहां पे 40 ग्राम का जो NaOH ले रहे थे शायद थोड़ा सा आपसे गिर चुका हो, थ्योरी में तो नहीं गिर सकता लेकिन प्रैक्टिकल में तो गिर सकता है। इसी तरीके से लेट सपोज आप लोगों ने यहाँ पे HCl जो है वो डालना था, फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा HCl जो है आप लोगों ने यहाँ पे गिरा दिया हो, ठीक, तो इस किस्म के एरर जो आप लोग जानते हो कि पर्सनल एरर हो सकता है, रैंडम एरर हो सकता है, सिस्टेमिक एरर हो सकता है। सो ड्यू टू द पर्सनल एरर हो सकता है या रैंडम एरर हो सकता है या फिर सिस्टेमिक एरर हो सकता है। सिस्टम का एरर आ सकता है, रैंडम जो आप बार बार रिपीट करो शायद उसकी वजह से आ रहा हो एक्सपेरिमेंट में गलती, ठीक, या जो है पर्सन आपकी अपनी वजह से जो है वहां पे कोई गलती जो है वो रिपीट हो रही, जिसकी वजह से उतना प्रोडक्ट जितना चाहिए था उतना नहीं बन रहा। Therefore, this actual yield is always less than the theoretical yield। या दूसरा इसका एक रीजन हो सकता है और वो रीजन है साइड रिएक्शंस। क्या हो सकते हैं इसमें साइड रिएक्शंस हो सकते हैं। ठीक, साइड रिएक्शन का मतलब क्या है, अब देखो थ्योरी में तो हम ये कह रहे हैं कि ये दोनों आपस में मिलेंगे यही प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन ऐसा हो सकता है कि इसके साथ साथ यहाँ पे कुछ अमाउंट ऑफ HCl जो है वो एटमॉस्फेयर में चला जाए, किसी दूसरे रिएक्टेंट के साथ रिएक्शन कर ले, कुछ कोई और प्रोडक्ट बना ले। सो दीज आर बेसिकली टर्म्ड एज साइड रिएक्शन, या जिसमें हमारे पास बाय प्रोडक्ट बन रहा हो। सो उस केस में भी क्या होगा, उस केस में भी आपके पास जो है आपके पास जो एक्चुअल यील्ड है वो हमेशा के लिए थ्योरेटिकल यील्ड से कम आता है। या तीसरा जो यहाँ पे रीजन है वो है रिवर्सिबिलिटी। कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं कि जिसमें रिवर्सिबिलिटी होती है, यानी प्रोडक्ट बन जाते हैं वो दोबारा से उसी रिएक्टर में कन्वर्ट हो जाता है, फिर भी हमारे पास इतनी पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम एग्जैक्ट उतना ही अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट हासिल कर सकें। तो ये भी इसके लिए एक रीजन है रिवर्सिबिलिटी। समझ में आ गई बात, ठीक। या जो है फोर्थ इसका जो रीजन है वो ये है कि नॉट, ये इसी रिवर्सिबिलिटी के अंदर ही आता है, इरिवर्सिबिलिटी के नॉट कंप्लीटेड 100%, यानी इस केस में या जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 100% कंप्लीट नहीं हो सकता, जिसकी वजह से आपके पास यहाँ पे जो रीजन है, ठीक, दैट एक्चुअल यील्ड इज लेस देन द थ्योरेटिकल यील्ड। ठीक, तो ये याद रखो, ये आपके पास है एक शॉर्ट क्वेश्चन, ये आपके पास क्या बना, एक शॉर्ट क्वेश्चन बना। शॉर्ट क्वेश्चन में ये है कि अगर आज व्हाई दैट एक्चुअल यील्ड इज लेस देन द थ्योरेटिकल यील्ड, सो द रीजन आर दिस। ठीक, फिर आप इसको अपने अल्फाज में इन सारी चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हो। अब आते हैं उसके कुछ एग्जाम्पल जो है वो ट्राई करते हैं और ये देखते हैं कि इसको हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं या इसके डिफरेंट न्यूमेरिकल्स क्या हो सकते हैं। चलें जी स्टार्ट लेते हैं। इसमें बातें और बहुत ज्यादा हैं, लेकिन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं वही चीजें मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूं। सिर्फ उन्हीं चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं, बाकी जो है जो एक्स्ट्रा चीज़ इंशाल्लाह जो अगर फिर लाइव वहाँ पे अगर कोई क्लास हमारा हुआ, ठीक, फिर उसमें जो है वहाँ पे डिस्कस करेंगे। बाकी जो है इंशाल्लाह एटा क्लासेस में सारी चीज़ें फिर जो है ट्रिकी अंदाज में इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एक एग्जाम्पल इसका ट्राई करते हैं और देखते हैं कि कैसे प्रोडक्ट जो है हम लोग इससे हासिल कर सकते हैं। चलिए जी, आपके बुक के एग्जाम्पल में ट्राई कर रहा हूँ। Example is when 1.14 क्वेश्चन है when 1.92 ग्राम
when 1.92 gram of magnesium was heated in excess of oxygen calculate the theoretical yield of magnesium oxide MgO। ठीक, अब इसके लिए जो सोल्यूशन है उसमें जो इक्वेशन है वो आपके लिए लिख रहा हूं, दैट 2 moles ऑफ मैग्नीशियम प्लस O2 फॉर्मिंग 2 moles ऑफ MgO। ये आप सब जानते होंगे ये। ठीक, अब याद रखना कि यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, इस इक्वेशन को देखना है, ठीक, और इसी के थ्रू इसको सॉल्व करना है। याद रखो, आपसे कभी भी ये नहीं कहा जाएगा कि आप लोग प्रैक्टिकल यील्ड को या एक्चुअल यील्ड को या एक्सपेरिमेंटल यील्ड को मालूम करें। क्यों? बिकॉज वो होता है प्रैक्टिकल, वो होता है एक्सपेरिमेंटल, और आप लोग कॉपी पे एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हो, आप लोग क्लास में बैठे हो, आप लोग थ्योरेटिकल को निकाल रहे हो। ये जो होगा तो यहाँ पे आपको जो अमाउंट ऑफ मास या जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट गिवन होता है तो मस्ट आपको क्लियर होगा दैट दिस इज द experimental or theoretical yield or actual yield. This is the actual yield. अब ये है actual yield। आपसे क्या पूछ रहे हैं कि आप theoretical को मालूम करें। ठीक, अब ये है 1.92 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास कितना है 1.92 ग्राम। हमें क्या गिवन है, जरा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1.92 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। आपसे कह रहे हैं कि अगर ये हीट होता है इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, एक्सेस को छोड़ देंगे एक्सेस ऑक्सीजन की निस्बत, ठीक, तो आपके पास क्या बना रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। अब आपसे पूछ रहे हैं कि ये बता दो कि अगर इतना अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम वो अगर हीट होगा तो कितना अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। दिस इज द क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन को समझो, 50% क्वेश्चन जो आपका होगा वो सोल्यूशन हल हो जाएगा, ऑलरेडी जो है आपके सामने आ जाएगा। अब देखो बहुत ही आसान है। सबसे पहले देखो जरा यहाँ पे ये है 2 मोल्स। ठीक, 2 मोल्स है, यहाँ पे कितना बन रहा है, 2 मोल बन रहा है। समझ में आ रही बात? 2 मोल जो है वो कितना बना रहे, 2 मोल बना रहे। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, जरा देखें, मैग्नीशियम रेशो मैग्नीशियम ऑक्साइड मैंने लिखा। ठीक, यहाँ पे क्या है, 2 मोल्स हैं, रेशो 2 मोल्स। सो अगर 2 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम जो है वो कंज्यूम हो रहा है, ठीक, सो 2 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड ही बना रहा है, 2 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड ही बना रहे हैं। अब यहाँ पे मुझे बताया जा रहा है कि 1.92 ग्राम है, 1.92 ग्राम। तो अब सिंपल सा मैकेनिज्म देखो, ये MOL है, ये MOL है। ठीक, यहाँ पे लिखो, ये मैग्नीशियम के लिए है तो यहाँ पे लिखो 1.92 ग्राम रेशो। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं मालूम करना चाहता हूँ एक्स मोल। तो क्या यहाँ पे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? नहीं। क्यों? बिकॉज ये मोल है, ये मोल है, ये मोल है, और यहाँ पे ये ग्राम है, ये ग्राम है। ठीक, तो अब सब सिंपल सा मैकेनिज्म क्या है कि इस मास को आप लोग क्या कर लो, कन्वर्ट कर लो, या जो है यहाँ पे किस चीज में, मोल के अंदर। इसके लिए बहुत सारे मेथड है लेकिन आपको मैं सिंपल तरीके से करवा रहा हूँ। इस मास को कन्वर्ट करो किस में, मोल में। तो आप देखो, सो नाउ 1.92 उसके लिए फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ये आपके पास इसका फॉर्मूला बना। अब नंबर ऑफ मोल आप लोगों ने मालूम करने हैं, मास कितना है 1.92, 1.92 है। ठीक, अब है मोलर मास, तो ये मास किसका है, मैग्नीशियम का है, और इसके लिए मोलर मास कितना होता है मैग्नीशियम का, ऑलरेडी पीरियोडिक टेबल में है, वो है 24। तो यहाँ पे लिखो 24। सो 1.92 डिवाइडेड बाय 24 करेंगे। यहाँ पे इसके साथ जो यूनिट है वो है ग्राम, इसका जो यूनिट होता है वो होता है ग्राम पर मोल, पर मोल। तो ये ग्राम इस ग्राम के साथ कैंसिल, पर मोल ऊपर जाएगा, मोल बन जाएगा। ठीक, सो 1.92 डिवाइड बाय 24 करेंगे कैलकुलेटर से, यू विल गेट
0.08 समथिंग की वैल्यू, जरा इसको मैं यहाँ पे करता हूँ चेक, बाकी आप लोग इसको कैलकुलेटर से करें। यस 0.08 मोल ही यहाँ पे बन रहा है। सो 0.08 मोल जो है वो क्या बन रहा है आपके पास, यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक हुआ। अब देखो, अब अगर यहाँ पे इसकी जगह मैं लिखना चाहूँ दोबारा से यहाँ पे इसी चीज को, ये हुआ जनाब मैग्नीशियम रेशो मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसके कितने थे पहले 2 मोल, सो 2 मोल रेशो इसके कितने बन रहे थे 2 मोल, यहाँ पे 1.92 कितने मोल के बराबर 0.08 रेशो एक्स एस। तो आप बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो, या अगर 2 मोल कंज्यूम होता है तो 2 मोल बनाता है, तो अगर 0.08 मोल कंज्यूम होगा तो 0.08 मोल ही बनेगा। समझ में आ गई बात, बिकॉज रेशो सेम है। तो यहाँ पे डायरेक्ट बता दो कि 0.08 मोल ही मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। अब उन्होंने आपको वैल्यू ग्राम में दी हुई है तो आप इनको ग्राम में बता दो, ठीक, कि ग्राम में इतना मास बनेगा। अब सिंपल क्या है, इसी मोल को दोबारा से किस में कन्वर्ट कर दो, मास में, ठीक। उसके लिए फॉर्मूला, यही फॉर्मूला दोबारा से यूज करो, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ये इसके लिए फॉर्मूला बना। अब नंबर ऑफ मोल कितने हैं 0.08 इज इक्वल टू मास आप लोगों ने मालूम करना है डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड का आप लोगों ने लेना, बिकॉज अब ये 0.08 किसके हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड के, बिकॉज आपने प्रोडक्ट को देखना है। तो अब 0.08 मोल को क्या कर लो, यहाँ पे इसका मोलर मास बता दो, मैग्नीशियम का 24, ऑक्सीजन का 16, ऑक्सीजन का 16, तो ये कितना बनेगा 24 प्लस 16 कितना बन रहा है 4 और 6 0 है, ठीक है। 24 34 जो है आपके पास 40, नाउ 40 आपके पास ग्राम जो है किसके लिए है मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए। अब आपने इस 2 को नहीं देखना, ठीक, ये आप लोगों ने मोलर मास लेना है, ऐसा ना हो कि आप दोबारा से 2 के साथ मल्टीप्लाइड करो, वो नंबर ऑफ मोल है, आप लोगों ने मोलर मास लेना है। सो नाउ यहाँ पे क्या लिखो 40 लिखो। अब इस 40 को यहाँ पे मल्टीप्लाइड करो ताकि आपके पास मास आ जाए। सो नाउ मास is equal to 0.08 multiplied by 40, the result will be equal to round about 32 ग्राम समथिंग। इसकी वैल्यू आप इसको कैलकुलेट करें, you will get the answer। तो ये तरीका है, आप लोग क्या कर सकते हो थ्योरेटिकल यील्ड को भी मालूम कर सकते हो। इसके बाद लास्ट एग्जांपल है 1.15, उसको ट्राई करें, उसमें किसी भी उसमें सिर्फ आप लोगों ने परसेंट यील्ड को मालूम करना है, ठीक। फार्मूला आपको यहाँ पे गिवन है, उसको ट्राई करें, अगर मुश्किल है तो आप मुझसे रब्ता करें, इंशाल्लाह फिर मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। इसको कॉपी कर लें, आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर, ये था लेक्चर नंबर 9, ठीक है। और जो नेक्स्ट हमारे पास जो लेक्चर आएगा, ठीक, वो होगा सेकेंड ईयर, यहाँ पे जो है वो सेकेंड चैप्टर से एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसको डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में किसी भी किस्म का मसला हो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो है हमारा होगा चैप्टर नंबर 2। थैंक यू वेरी मच।